देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता। कर्नाटक टिकट न मिलने से चल रहे थे नाराज। देहरादून में पहली अत्याधुनिक मोबाइल आई क्लिनिक की शुरुआत। डीएम समीन बंसल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दूरस्थ क्षेत्र लोगों के लिए निभाएंगे अहम भूमिका। रुद्रप्रयाग एसपी अजय प्रहलाद ने केदारनाथ पहुंचकर लिया जायजा। गौरीकुंड के केदारनाथ तक पैदल मार्ग का किया निरीक्षण। ऋषिकेश में पुलिस ने नाबालिगों के वाहन सीज किए। 25,000 का लगाया जुर्माना। मौके पर नाबालिगों के परिजनों को फोन करके किया जागरूक। और पिरान कलियर में वारदात से पहले बदमाशों गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 315 बोर देसी तमंचा बरामद। कोर्ट के आदेश पर बदमाशों को जेल भेजा गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ से, जहां पर देखिए कांग्रेस से एक बड़ा झटका जो है वो यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ। यहां बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता। तो देखिए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 2 बड़े नेता। जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश मुख्यालय में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में दोनों बीजेपी की सदस्यता लेंगे। मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक टिकट न मिलने से दरअसल नाराज चल रहे थे और जिसके बाद देखिए अब यहां कांग्रेस को जो है एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और ये जो बड़े 2 नेता हैं ये बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस की अपील और चेतावनी के बाद भी मां बाप अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया वाहन देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां मजबूरी में पुलिस को चालान और वाहन सीज करने की कार्रवाई करनी पड़ रही है। बताते चले कि आज वीरभद्रा रोड पर एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिस्ट वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 3 नाबालिग 2 पहिया वाहनों पर 3 दिन जो दोस्तों को पीछे बैठाकर पकड़े गए और ट्रैफिक नियम के इस बड़े उल्लंघन पर चौकी प्रभारी ने तीनों 2 पहिया वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मौके से नाबालिगों के परिजनों को फोन किया गया, उनको बुलाकर समझाया गया। उन पर 25,000 का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान निखिलेश बिस्ट ने चौकी क्षेत्र अंतर्गत जहां भी नाबालिग 2 पहिया या फिर 4 व्हीलर चलाते हुए पकड़े जाएंगे उनके वाहन कब्जे में लेकर उनको सीज कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों के साथ नशे के दुष्परिणामों को भी लेकर जानकारी देकर एम्स के बाहर चालकों को जागरूक भी किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर डीएम की तरफ से एक नई पहल जो है वो सामने आई है, जहां मोबाइल क्लिनिक जो है इसकी शुरुआत की गई है। देखिए ये बड़ी पहल डीएम समीन बंसल की तरफ से, जहां अत्याधुनिक मोबाइल आई क्लिनिक को हरी झंडी देकर रवाना किया है। ये पहला उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंचना सुनिश्चित करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये देखिए डीएम जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पहल जो है उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नेत्र देखभाल और सेवाओं तक पहुंचने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए एक ये उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। उस पहल से हजारों लोगों को उनकी जान जो है वो बचाई जा सकेगी। शासन प्रशासन राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित किए जाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। इस प्रकार के प्रयास हमारे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निभाएंगे एक अहम भूमिका। तो डीएम समीन बंसल ने ये पहली अत्याधुनिक मोबाइल आई क्लिनिक को शुरुआत की है, हरी झंडी देकर रवाना किया, जहां डीएम ने एनजीओ और अन्य सामाजिक संगठनों से इस प्रकार के कार्य करने के लिए आगे आने की अपील भी की है।
शहर के एक नाबालिग को पड़ोस में रहने वाला युवक बदला उसको बहला फुसलाकर दूसरे शहर ले गया, जहां युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही मुंह खोलने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद परिजन बेटी तक पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने बयान दर्ज कराने के बाद पीड़िता का मेडिकल करा दिया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामले की विवेचना और महिला उप निरीक्षक मीनू यादव को सौंप दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ऋषिकेश से ये बड़ी खबर, जहां काले की ढाल शास्त्री नगर में बिल्डरों का गजब तमाशा देखने को मिला है, जहां नीचे पहाड़ी की कटान ऊपर बना डाले और कई मंजिला फ्लैट, और खनन विभाग और एमडीडीए सोया है कुंभकर्ण की नींद में। ये बड़ी जानकारी देखिए, क्या पहाड़ी पर बने कई मंजिला फ्लैटों का एमडीडीए से मानचित्र स्वीकृत या फिर सेटिंग गेटिंग के खेल तो यहां पर शायद चल रहा है। ये भी एक जानकारी जो है ये सामने आ रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पहाड़ी के कटान की खनन विभाग से अनुमति जो थी वो ली गई थी या फिर नहीं ली गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद क्या खनन विभाग और एमडीडीए कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या सेवा शुल्क की आड़ में चलते रहेंगे इस प्रकार के अवैध कार्य। तो ये तमाम जो सवाल जो है ये यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर बने रहेंगे, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाएं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जहां ऋषिकेश में बिल्डरों का एक गजब खेल जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए जिस तरीके से अब यहां पर बिल्डरों का एक गजब खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्डर जो है यहां पर गैर कानूनी तरीके से जो फ्लैट यहां पर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल तो आप सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है। हाँ, कहें तो बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर आप खुद हम इंगित करके जा रहे हैं। ऋषिकेश में ये काले की ढाल है, बड़ी फेमस जगह, और शास्त्री नगर है यहाँ पर पास में। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार कटान चल रहा है। कटान के ऊपर हम देख रहे हैं, एरो करके हम दिखा रहे हैं कैसे वहां पर बिल्डिंग बनी जा रही है, और नीचे कितना मतलब एक तरह से रिस्क लगातार बनता जा रहा है। वही हम देख रहे हैं कि लगातार कटान चल रहा है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, ऊपर कई मंजिला बिल्डिंग बना दी गई। वही एमडीडीए से जब हमने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमें बताया कि इसका क्या है, इसका नको बता, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको पूरी जानकारी देने से बचे, तो उन्होंने इस बारे में नहीं बताया। वही देखना होगा कि लगातार जब यहाँ देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से कटान चल रहा है। जब कटान होता भी है तो कहीं ना कहीं पूरी अनुमति ली जाती है, इससे खनन विभाग की अनुमति होती है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि साथ ही पहाड़ी के ऊपर कितना मंजिला एक फ्लैट भी बना दिए गए हैं, वो कितने सुरक्षित होंगे,
तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है लगातार डिपार्टमेंटों में कि ऐसा सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है जो लगातार हम देख रहे हैं कि बिना लोग जहां चाहा वहां फ्लैट खड़े कर रहे हैं। वो कितने उसके दावे जो बताए जाते हैं कि हमारे नक्शे पास है, कितने हैं, कितने सही नहीं है। और लगातार ये भी अब हमारे जब बात करी तो ये भी बताया जा रहा है कि अब भविष्य में जब अनऑथराइज जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे और अगर उसके बाद डिपार्टमेंट अगर सीलिंग करेगा तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार कार्यालय में भी दी जाएगी, जिससे कि जो सीलिंग हो रखी है फ्लैट्स, जो अवैध फ्लैट्स बने हुए हैं, उनकी रजिस्ट्री ना भी हो। ये भी एमडीडीए द्वारा बताया गया कि अब इस प्रकार की भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे उपभोक्ता इन चीजों से बच सके, क्योंकि जानकारी नहीं होती, उपभोक्ता ले लेते हैं, फ्लैट्स पास होते नहीं होते, सीलिंग हो रही है, उसके बावजूद भी लगातार फ्लैट्स बिकते रहते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं को जालसाजी से रोकने के लिए भी एमडीडीए इस प्लान पे भी काम कर रहा है। तो कुल मिला के हम देखें, जब वहां के आसपास लोगों ने जानकारी की, देखिए यहाँ कटान भी चल रहा है, कोई वनी, और साथ ही कई मंजिला फ्लैट्स भी बना दी गई हैं। ये कितने सुरक्षित हैं और कितने नहीं असुरक्षित हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं चीजों पर लग रहा है। लेकिन देखिए कमल, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस पहाड़ों का जो कटान किया जा रहा है, तो क्या खनन विभाग की मंजूरी ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी तो एक तरफ से उन पर भी, उस विभाग पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, बिल्कुल सही है कि लगातार अनुमति अगर ली होती तो दिन दिहाड़े काम करना चाहिए, लेकिन बताया जाता है कि जो वहां के आसपास के निवासी हैं, जो लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं रात बेरात चोरी छिपे जो कहीं ना कहीं काम चल रहा है। तो जब कोई आदमी जिस चीज की अनुमति नहीं होती, जो चीज ठीक नहीं होता, उसी की रात कहीं ना कहीं चोरी छिपे चलते हैं। और सही वही कटान के ऊपर हम देखो इंगित करके लगा रहे हैं, कैसे फ्लैट्स भी बहुत बड़े मंजिलों में खड़ी कर देंगे। तो ये कितने सुरक्षित होंगे? नीचे कटान चल रहा है, ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं, तो ये भी कितने सुरक्षित होंगे? जो लोग वहां पर रह रहे होंगे, जो लोग फ्लैट्स लेंगे, वो कितने सुरक्षित होंगे, ये चीज भी देखनी होगी। और कहीं ना कहीं अब अंधाधुंध तरीके से ये चीजें लगातार जारी हैं और विभागों की सेटिंग बैटिंग से इस प्रकार की गतिविधियां पूरे ऋषिकेश में कहीं ना कहीं दिखती नजर आ रही है। और क्या एमडीडीए जो है इन पर कोई कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है? इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है? हाँ, वही जब हम देख रहे हैं कि जब हम ये मामला प्रकाश में आए, वहां के आसपास के लोगों ने जब ये जानकारियां दी हैं और हमने इस मामले को आज यहाँ पर उठाया, तो देखते हैं कि कितना विभागों में हलचल होती है, कितने विभागों में किस प्रकार के जो अधिकारी है तो हैं, किस प्रकार से उनके कान खड़े होते हैं, ये अब देखना होगा। और कैसे इन चीजों को बचाया जाए, कई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। लगातार कहीं पे जब बरसात आती है, कुछ आती है, तो लगातार इन जगहों पे कहीं ना कहीं पानी भराव भी होता है। पर सब चीजें सुरक्षित रहनी चाहिए, सब मानकों को देख के ये चीजें चलनी चाहिए। यही देखना है कि कितने इसके प्रति विभागीय लोग सजग हैं। अब ये मामला उठाया और ये देखते हैं कि कब तक इन चीजों पर बिना अनदेखी के कार्रवाई कर पाएगा डिपार्टमेंट, इसका हमें अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे कि ये भी एक देखने वाली बात होगी कि इन कार्यों पर या इन तरीके के जो एक्शन लिया जाता है, इस पर कब कार्रवाई जो है वो की जाती है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हम तक और हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी साझा करने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद हरिद्वार की कलियर थाना पुलिस ने एक बदमाश को आपराधिक वारदात करने से पहले गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का देसी तमंचा बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। आरोपी के मंसूबों को गहराई से जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जनपद हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया है कि नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता की दृष्टि से पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। संदिग्धों पर पुलिस की जो नजर है वो लगातार रखी जा रही है और इसी कड़ी में कलियर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया। तलाशी लेने पर संदिग्ध के कब्जे से पुलिस को 315 बोर का देसी तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर संदिग्ध की पहचान नसीम कुरैशी निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि नसीम कलियर क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। तो चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर एसपी ने निरीक्षण किया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, एसपी अध्यक्ष प्रहलाद कोंडे ने निरीक्षण किया है, जहां 2025 की यात्रा के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। एसपी के अधीनस्थ स्टाफ सहित पैदल केदारनाथ पहुंचकर जायजा लिया। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया है और पुलिस चौकियों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आईटीबीपी और पुलिस कर्मचारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने यात्रा के अंत से ही अगले साल की यात्रा की तैयारी के निर्देश दिए थे। सीएम धामी के पर्यवेक्षक के चलते एसपी ने ये भ्रमण किया है और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद 2025 की यात्रा के लिए जो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और एसपी ने अधीनस्थ स्टाफ सहित पैदल केदारनाथ पहुंचकर जायजा लिया और पैदल मार्ग का निरीक्षण किया है। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ तक का उन्होंने निरीक्षण किया। पुलिस चौकियों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने यात्रा के अंत से ही अगले साल की यात्रा की तैयारी के दरअसल निर्देश जो थे वो उन्होंने दे दिए थे और इसी को लेकर सीएम धामी के पर्यवेक्षक के चलते एसपी ने ये भ्रमण किया है। जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसमें आगामी यात्रा की तैयारी यात्रा के पूर्व में ना करते हुए पूर्व यात्रा के अंत से ही शुरू हो जानी चाहिए। उसी के निर्देशन के क्रम में मेरे द्वारा आज केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ जिला पुलिस की प्रेजेंस और आईटीपी के प्रेजेंस है और इनकी समस्याएं जानना और अगर कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कोई एक सुपरविजन था, वो मुख्य पर्पस था। साथ ही मेरे द्वारा यहाँ पे पुलिस संबंधी जो कार्य चल रहे हैं तथा जो क्यू मैनेजमेंट अग्रिम साल में हमने रिवाय किया गया और जो कार्य शासन द्वारा भी यहाँ उसी संदर्भ में किए जा रहे हैं, उसी का एक वेरिफिकेशन या एक वो भी लिया गया। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। भूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर की ओर, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से प्रचार प्रसार जो है वो और भी तेज हो गया है, जहां प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, नगर निकाय चुनाव में आज से प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है, जहां प्रत्याशी जो है, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता जल्द उतरेंगे चुनावी प्रचार प्रसार में। बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों ने जिलाध्यक्षों से मंगाई है और बागियों की सूची दरअसल उन्होंने मंगाई है। बागियों को बाहर का रास्ता पार्टी जो है वो दिखाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कई जगहों पर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज बागियों को मनाने में नाकाम रहे हैं और बागियों के कारण कई निकायों में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बागियों की सूची जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उन्होंने मंगवाई है और जिस पर सख्त एक कार्रवाई जो है वो भी देखने को नजर आ सकता है। दरअसल बागियों के कारण ही कई निकायों में भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी कांग्रेस का समीकरण जो है ये निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे हैं वो बिगाड़ सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश से दीपक नारंग जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई हैं, तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। वहीं यहां पर बागियों की सूची जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से मंगवाया जा रहा है, ताकि उन पर सख्त एक कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, नगर निकाय चुनाव जो है इस समय अब लगातार जो है परवान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो सर्दी जो है पूरे उत्तराखंड में थी, उस सर्दी के अंदर जो राजनीतिक पारा है वो अब चढ़ने लगा है, क्योंकि अब स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि आखिरकार किस नगर निकाय क्षेत्र में जो है कितने अध्यक्ष पद पे, मेयर पद के लिए कितने जो है यहाँ पे जो है प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उसमें कितने जो है राष्ट्रीय पार्टी के हैं और कितने निर्दलीय हैं। तो ये सारी तस्वीर साफ होने के बाद अब जो है राजनीतिक पारा जो है वो धीरे धीरे चढ़ने लगा है और अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जो चिंता का विषय बना है वो बने हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि बागी होकर के जो है इस समय चुनाव मैदान में है और लगातार जो है वो सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं और जो मतदाता हैं उनसे मिलकर के अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी भी जो है वो अपने प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समीकरण को जो है बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि कौन सा निर्दलीय प्रत्याशी अपने क्षेत्र से कितने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और कितने वोट जो है राष्ट्रीय पार्टियों के काटने का काम करता है। कई इस जगह पे स्थिति ऐसी बनी है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो ज्यादा जो है प्रबल दिखाई दे रहे हैं और लोग इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि कई निकाय क्षेत्र में जो है कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो है बाजी न मार जाए। इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों की जो है वो चिंता इस समय बढ़ी भी दिखा रही है और वो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए यहाँ पर जो है तैयार दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह कार्यकर्ता राष्ट्रीय पार्टियों के जो है वो कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको इस बात के दावे कर रहे हैं कि जो क्षेत्र की समस्या है उनका समाधान होगा। अगर हम बात करें केवल ऋषिकेश की, तो यहाँ पर 5 साल जो है वो मेयर यहाँ पे रह चुकी हैं और उस कार्यकाल के दौरान जो समस्याओं का समाधान हुआ है उनका बखान खुलकर कर रहे हैं और जो समस्याएं जबकि तस बनी हुई उनका समाधान कैसे होगा इस पर भी उनका फोकस है। तो कुछ इसी प्रकार की तस्वीर जो है अन्य नगर निकाय क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी यही कह सकते हैं कि इसमें निर्णायक मोड़ जो है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं और पूरी तरह से अपना दमखम जो है वो पार्टियां यहाँ पर दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं। दीपक, लौटूंगी आपके पास। यहाँ से मसूरी से भी हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, अब इस चुनाव जो है पूरी तरह से अपने अंतिम छोर में है और जिस तरीके से जो बागियां हैं जिनको मनाने में जो पार्टियां असफल रही, कहीं ना कहीं उनके निर्दलीय लड़ने से जो मामला पूरी तरह से यहाँ पर त्रिकोणीय जो है वो साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये चुनाव, ये जो बागियां जो है, ये कहीं ना कहीं ये चुनाव कहीं ना कहीं ये मात देते हुए भी नजर आ रहे हैं?
बागी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो समीकरण जो है वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे जो प्रत्याशी भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनके कई ऐसे प्रत्याशी थे जो जिन्होंने चुनाव के लिए जो अपने टिकट के लिए आवेदन किया था, उनको टिकट नहीं मिला है, उन्होंने बागी तौर पर जो है चुनाव लड़ा है। और जो है उनका जैसे ही कल चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं उसके बाद लगातार जो प्रचार प्रसार का दौर है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो है घरों घर जाकर लोग संपर्क कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब लगता है कि जिस तरीके से चुनाव अब पूरे चरम पर है आ चुका है प्रचार प्रसार को लेकर, कहीं ना कहीं जो है जो राष्ट्रीय पार्टी है उनकी दिक्कतें बढ़ रही है। जिस तरीके से बागी प्रत्याशी मैदान में है और लगातार जो है उनका जनसंपर्क चल रहा है। हालांकि कुल मिलाकर अभी यहाँ 6 प्रत्याशी जो है अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने अपना नामांकन किया था मैदान में है। अभी सिर्फ एक प्रत्याशी ने उसका नाम वापस लिया था। उसके बाद जो है मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है, दिलचस्प बना हुआ है। पूरे शहर में जो है लगातार जो है शुभकामनाएं संदेश के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं जब से चुनाव चिन्ह मिला है। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे कि पोस्टर लगा दिए गए हैं और पार्टियों की तरफ से पूरा यहाँ पर दमखम जो है वो दिखाती हुई पार्टियां नजर भी आ रही हैं और देखना ये भी होगा जो इनके बागी जो है उनकी जो लिस्ट मंगवाई जा रही है आखिर उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हम तक और हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।